हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अभी तक पढ़े हैं उस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव, अर्थात दो रजिस्टर हैं जो समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनमें क्या सेम होगा। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज कहें या फिर पोटेंशियल कहें, एक ही बात है। वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहें, वो सेम होता है। तो आंसर हो जाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 12.25 इंटू 10 की घात 16 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में चालक के माध्यम से गुजरते हैं तो विद्युत धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। ओके, तो आई का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ Q क्या है, चार्ज इन कूलोम, और T टाइम इन सेकेंड। तो Q की जगह लिख सकते हैं N इंटू E डिवाइडेड बाई T। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और T वही टाइम इन सेकेंड। N की वैल्यू दी है 12.25 इंटू 10 की घात 16, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 इंटू 10 की घात -19 कूलोम। तो ये टोटल कूलोम में आ गया चार्ज, डिवाइड बाई टाइम। टाइम दिया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे सेम ही संख्या आएगी। अब क्या करना है, देखो 10 की घात 16 है, ये 10 की घात -19 है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा 10 की घात -3, 16 और माइनस का 19, तो कितना बचेगा, 10 की घात -3। 12.25 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 19.6 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। अपने से जो आंसर पूछा है वो पूछा है मिली एम्पियर में, तो 10 की घात 3 एम्पियर कन्वर्ट हो गया मिली एम्पियर में, तो आंसर हो गया 19.6। इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ माइका, माइका जिसको अपन हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर अभ्रक के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभ्रक एक इंसुलेटर है, अभ्रक एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था कंडक्टर, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, इन सब के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, तो आंसर हो गया टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, तो आंसर हो गया डिक्रीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई आकृति में टर्मिनल ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, ये सर्किट है, आप करंट फ्लो कराओ, यहाँ से गई करंट, इस पॉइंट पर जब पहुँचेगी करंट तो यहाँ इसके पास दो पाथ होंगे, एक तो करंट इधर निकल जाएगी और एक करंट इधर निकल जाएगी। तो करंट बढ़ रही है, अर्थात ये दोनों पैरेलल में है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस क्रम में है। करंट आई, यहाँ कोई दूसरा रास्ता है नहीं करंट के पास, सेम ही करंट इधर निकल गई, ये वाली करंट और ये वाली करंट सेम ही है, अर्थात 8 और 4 ओम दोनों किस में है, सीरीज में। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो R इक्वलेंट इक्वल होता है R1 + R2, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 8 + 4 कितना हो गया
12, ठीक है। तो ये 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल हो गया किसके, एक 12 ओम के रजिस्टर के साथ। ये अपना 6 ओम का है और ये टर्मिनल है ए और बी। 12 और 6 पैरेलल में है, तो मैंने बताया था जब दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो ऊपर तो दोनों को गुणा कर दो, तो 12 गुणा 6, नीचे ऐड कर दो, 12 प्लस 6 करेंगे तो 18, 6 एकम 6, 6 × 18, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा 4 ओम। टू इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर वायर की लेंथ 2% बढ़ा दी गई है, तो उसके प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितने % परिवर्तन आएगा वो बताना है अपने को। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टिविटी और एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। रजिस्टिविटी को अपन ने चेंज नहीं किया है, एरिया को चेंज नहीं किया है, ये कांस्टेंट इन दोनों को हटा दें तो R प्रोपोर्शनल टू निकल के आएगा L। यहाँ इस केस में जितने लंबाई में चेंज होगा उतना ही चेंज रेजिस्टेंस में होगा, तो लंबाई में यदि 2% चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में भी 2% का चेंज होगा, तो आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन देखिए, एक गर्म तार 10 मिनट में 100 किलो जूल सप्लाई करता है, तो तार के दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वोल्टेज, पोटेंशियल बोल दो या वोल्टेज, क्या होगा जबकि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है, ठीक है, उसमें से 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। देखो ये क्वेश्चन है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर हीट के फॉर्म में एनर्जी जो जा रही है वो है 100 किलो जूल। कितनी देर में, टाइम दिया है 10 मिनट, देना चाहिए था सेकंड में, इन्होंने मिनट में दे दिया, अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 गुणा 10 अर्थात 600 सेकंड होंगे। तो टाइम अपने को दिया है 600 सेकंड। तो अपन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी, अपने को वैल्यू दी है 100 किलो जूल। किलो का मतलब होता है 1000, है ना, तो 1000 लिख देंगे, 1000 जूल ये दिया है अपने। वैल्यू किस किस की पता है, V की वैल्यू पता है और T की वैल्यू पता है, V की निकालनी है, I की वैल्यू पता है और T की वैल्यू पता है। तो यहाँ से निकालो V इक्वल्स टू 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई I इंटू टी। तो I की वैल्यू दी है 2 एम्पियर और T की वैल्यू भी हमने निकाली है 600 यहाँ से। तो सोल्व कर दे देंगे, 1 से ये कट गया, ये कट गया, 2 से काटो, 2 पंजू 10, ठीक है, ये काटो, 2 तिया 6, 2 पंजू 10, 0, तो ये कितना हुआ, 55 25, 250, 250 बटे 3, 3 8 है 24, 1 बच गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 83.33 इज द आंसर। बहुत सिंपल था। E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होता है, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, T रख दिया, यहाँ V वोल्टेज में है, I करंट एम्पियर में है, T सेकंड में है, वैल्यू दी है एनर्जी की 100 किलो जूल मिलता है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 100 गुणा 1000 जूल, किलो की जगह 1000 लिख देंगे जूल। अब यहाँ से V को तो यहीं रख लो, I और T को इसके भाग में भेज देंगे। I की वैल्यू 2 एम्पियर, T की वैल्यू भी अपन ने निकाली 600 सेकंड, 10 मिनट दिया, 10 मिनट में 600 सेकंड डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 83.33। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 बल्ब हैं, 50 वाट, 70 वाट, 80 वाट की पावर के हैं। इन तीनों बल्बों में सबसे मोटा फिलामेंट किस में होगा यदि फिलामेंट की लंबाई बराबर है। लंबाई तो बराबर है, तो फिलामेंट की मोटाई की बात करते हैं। देखो R इक्वल्स टू पहले तो रो L अपॉन A होता है, लेंथ सबकी बराबर है, रजिस्टिविटी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो रजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मोटाई को बताता है। किसको बताता है, मोटाई को। अर्थात यदि मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जितना वायर मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि पावर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। तीनों बल्ब हैं,
ये अपने घरों में यूज होते हैं, घरों में पैरेलल समांतर क्रम संयोजन में यूज होते हैं, तो वोल्टेज सेम ही रहता है सब पर। तो वोल्टेज रेटिंग सबकी सेम है, जैसे घरों में यूज है तो सबकी वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट होगी, तो ये मान के चलना होगा अपने को वोल्टेज रेटिंग सेम है। तो देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R। वोल्टेज सबके लिए सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/R। कॉन्स्टेंट चीज़ उसको हटा सकते हैं, बराबर की जगह प्रोपोर्शनल लगा लो। अर्थात जिसका रजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी पावर सबसे अधिक होगी। इन्वर्सली का रिलेशन यही है ना, ये जितना कम होगा ये उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसका रजिस्टेंस सबसे कम है। तो पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, 80 वाट वाले की। 80 वाट वाले की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है तो उसका रजिस्टेंस सबसे कम होगा। और यहाँ देखो जिसका रजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे मोटा होगा, उसकी एक की वैल्यू सबसे अधिक होगी। तो अपन ने यही पूछा कि सबसे मोटा फिलामेंट किस में होगा, सबसे मोटा फिलामेंट होगा 80 वाट वाले बल्ब में। दोबारा रिलेशन देखो कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या समझे मोटाई, ये मोटाई से रिलेटेड है। वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ये बात अपने को डायरेक्ट भी ध्यान रहती है। वायर की मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं पावर और रेजिस्टेंस का, तो P इक्वल्स टू V²/R होता है। वोल्टेज इन तीनों के लिए सेम ही है, घरों में यूज होते हैं, 230 वोल्ट है तीनों के लिए, तो इसको तो अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, सेम है तो तीनों के लिए। तो P प्रोपोर्शनल हो गया 1/R, अर्थात जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर सबसे अधिक होगी, या कहीं जिसमें पावर सबसे अधिक है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो पावर सबसे अधिक है 80 वाट वाले की, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका वायर, फिलामेंट का वायर सबसे मोटा होगा। तो आंसर आएगा 80 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ग्राफ शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर इन पर डिग्री सेंटीग्रेड बताना है अपने को। ओके, तो ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू अपने को बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने जो एक अपने लेक्चर देखा था रेजिस्टेंस वाला, जिसमें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बताई थी ऑन टेम्परेचर, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा का, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल्स टू होता है RT2 माइनस RT1 डिवाइड बाई RT1 इंटू T2 माइनस T1। देखो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। RT2 क्या है, ये देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है 30 ओम, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है 60 ओम। तो इसको मैंने T1 बोल दिया है, इसको मैंने T2 बोल दिया है। तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RT1 कहलाएगा, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RT2 कहलाएगा, ठीक है। तो RT2 की वैल्यू है 60 ओम, RT1 की वैल्यू दी हुई है 30 ओम, डिवाइड बाई RT1 ये देखो T1 पर रेजिस्टेंस 30 इंटू टेम्परेचर है T2 माइनस T1, T2 टेम्परेचर कितना है 15 और T1 कितना है 0। बस इसको सोल्व करना है, 60 में से 30 गए तो 30 डिवाइड बाई 30 गुणा 15, 30 से 30 कैंसिल हो गया। तो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/15, 1/15 को सोल्व करो, 0.0 लगाओ, नहीं गया तो यहाँ 10 के बाद 1 0 लगाओ तो ये 100 हो गया, 15 6 की 90, 0.06 आगे एक संख्या दी नहीं है तो आंसर आ गया 0.06। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिंदु ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की गणना करें। मान लो ये वोल्टेज है VA, इसको मान लो VB, तो आप VA से VB पर पहुंच जाओ। ये एक्चुअल में क्लोज लूप ही है, उसका एक टुकड़ा आपको काट कर दे दिया, तो आप मान के चलो कि क्लोज लूप ही है और यहाँ KVL अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। तो KVL अप्लाई करो, ये वोल्टेज VA है तो इसको ले लो VA, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज मान लिया हमने VA और यहाँ का वोल्टेज हमने मान लिया VB, ठीक है। 10 एम्पियर गई, इधर से मैं इधर जा रहा हूँ तो लास्ट साइन लेना है अपने को, तो VA ये माइनस है ये प्लस, तो लास्ट साइन क्या है प्लस, डायरेक्ट वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। करंट 10 एम्पियर जा रही तो पूरे उसमें 10 एम्पियर जाएगी, करंट यहाँ से एंटर करेगी तो ये प्लस का साइन हो गया और यहाँ साइन हो गया माइनस का। वोल्टेज कितना होगा
V इजकस्ट होता है I इंटू आर। आई कितनी है 10 एम्पियर पूरे में, और रजिस्टेंस कितना है 2, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा 20। यहाँ पर करंट तो सेम वही 10 एम्पियर रहेगी, यहाँ से एंटर करेगी तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, 10 ढाई का 100, तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। फिर वी बी मिल जाएगा हमें, तो वी ए लास्ट टाइम लेंगे प्लस 6 वोल्ट माइनस 2 दूनी 4, सॉरी माइनस वोल्टेज दिया हुआ है अपने को, अपने कैलकुलेट कर लिया 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट हो गया। यहाँ लास्ट साइन लेंगे माइनस, वोल्टेज निकाल लिया अपने 100 वोल्ट इज इक्वल्स टू वी बी, ओके। तो वी बी को इधर ले आओ और इन सबको उधर भेज दो, तो वी ए माइनस वी बी, प्लस का वी बी तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100 और 20 हैं 120, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 120 प्लस का, और 6 वोल्ट इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 120 में से 6 गए तो 114 वोल्ट, तो आंसर हो गया 114, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन पावर कंज्यूम्ड एंड करंट इज, ठीक है, P और I के बीच, पावर और करंट के बीच रिलेशन क्या होता है, तो P इजकस टू होता है I स्क्वायर इंटू आर होता है। रजिस्टेंस मान लो कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू हो गया I स्क्वायर। तो पावर और करंट के बीच में जब अपन एक कर्व बनाएंगे तो वो आता है पैराबोला। कैसा कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। और लीनियर कर्व कौन सा होता है, देखो ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, है ना, और ये हो गया नॉन लीनियर। तो ऑप्शन दिया है लीनियर नहीं होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट कर्व कौन सा होता है, देखो यदि ये इस तरीके की लाइन आती तो इस लाइन को बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब आप करंट को कितना बढ़ाओ पावर उतनी ही रहने वाली है। देखो पावर बढ़ नहीं रही, बढ़ने का मतलब इधर जाएगी तो बढ़ेगी, कम होने का मतलब इधर आएगी, तो करंट बढ़ा रहे हैं लेकिन पावर देखो उतनी की उतनी है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट कर्व। ये होता है लीनियर, और ये हो गया पैराबोलिक जो कि एक टाइप का नॉन लीनियर कर्व है। और एक होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है यदि पावर प्रोपोर्शनल होती है ई की पावर आई के, तब होता है ये एक्सपोनेंशियल, जबकि ये होता नहीं है। ई की पावर में जब चला जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो ये भी गलत हो गया, कांस्टेंट भी गलत हो गया, तो इसने या तो देता पैराबोलिक या दे नॉन लीनियर, वही आंसर सही है। लीनियर का मतलब तो एक स्ट्रेट लाइन से होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट इन एम्प्स प्रोड्यूस्ड बाय द 50 वोल्ट बैटरी। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इस पर 50 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई की है, तो करंट की वैल्यू आई की वैल्यू हमसे पूछा है। यहाँ स्टार डेल्टा कन्वर्जन काम आएगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन काम आएगा। देखो ये बाहर डेल्टा बनाया है और इसका प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है वो 5-5 ओम का है। इसके अंदर स्टार बनाया है और स्टार का भी प्रत्येक रेजिस्टेंस 5-5 ओम का है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो अपना थ्योरी का लेक्चर था, उसमें कि यदि कोई स्टार है और उसके प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, अर्थात ये 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम है, तो इससे डेल्टा बना सकते हैं और उस डेल्टा के प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे 3 गुना होगी। कितना, 3 गुना। कितनी होगी, 15 ओम, 15 ओम और 15 ओम, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन हम डेल्टा बना देंगे, ठीक है। तो डेल्टा के अंदर एक और डेल्टा बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो डेल्टा के अंदर डेल्टा बनाते हैं। ये देखिए जो स्टार था उसको अपन ने अंदर वाले को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, और अंदर वाले डेल्टा का प्रत्येक रेजिस्टेंस 15-15 ओम का होगा, क्योंकि स्टार में 5 का है तो इसका 3 गुना कर देंगे तो 15-15 का हो जाएगा। अब देखो हर ब्रांच के एक एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। यहाँ 15-5 पैरेलल में है, ये 15 और 5 पैरेलल में है, ये 15 और 5 पैरेलल में है, ठीक है। तो 15 और 5 का पैरेलल क्या होता है, 15 ओम का एक 2 रजिस्टर है, देखो अपने पास एक है 15 ओम का और एक है 5 ओम का, इन दोनों का पैरेलल करना है। तो 15 गुणा 5 करेंगे तो 75, डिवाइड बाई 15 प्लस 5 करोगे तो 20, 75/20 होगा
सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये देखो बहुत सिंपल हो चुका है, ये सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया है। अब जो बनेगा इसका ऐसा कैसा भी अपन ने देखा, शायद अपना 4th क्वेश्चन था। ये हो गया है अपना 75/20, ये भी हो गया 75/20, ये भी हो गया 75/20। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई करंट आई, ये 2 भागों में बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। ये जो करंट आएगी ये सेम ही इसके अंदर जाएगी, अर्थात ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में, सीरीज में, और इसके साथ किस में, पैरेलल में। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन जो है वो अपना ये बन गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और उसके पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों का सीरीज। तो 75/20 प्लस 75/20 कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 75/10, ऐड करके देख लेना दोनों, और ये हो गया अपना 75/20। ठीक है, अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, बस ये निकालना है। तो 2 वायर है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सीधा दोनों को गुणा कर दो, नीचे दोनों को ऐड करके उसका भाग दे दो। तो देखिए दोनों को, ये 2 पैरेलल में है तो दोनों को ऊपर तो गुणा कर दो, नीचे इन दोनों को ऐड करके भाग दे दो। तो यहाँ नीचे लघुत्तम ले लो आप 200 का, ऊपर भी 200 है, 200 जाएगा ऊपर, 200 से 200 कट जाएगा, तो ऊपर तो बचा 75 गुणा 75, ये 10 से गुणा हो जाएगा और ये 20 से गुणा हो जाएगा। कर दिया, आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं इसको ना, कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लेना, बाकी यदि वैसे करना हो तो देख लो। तो 75 गुणा 75, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आया 2250। ठीक है, 25 से काट दो, 25 × 75 और 25 नाम है 225, 0 की 0, 90 और 30 को काटो, 3 × 9 0। ठीक है, 30 टाइम्स कट गया, यहाँ 3 से काटो, 3 × 2 30 और ये 25 बार कट गया, तो 25/10 करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल के आया अपना 2.90 काटा 30 10 तो 25/10 तो 2.5 ओम, तो रेजिस्टेंस निकल के आया 2.5 ओम। वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट, तो आई निकालना है। तो आई इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 2.5, दशमलव हटाएंगे 500, 25 दूनी 50, 0, 20 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, सोर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अंदर जो स्टार है उसको अपने को डेल्टा में बदलना होगा, और स्टार, जब स्टार के अंदर सारे रेजिस्टेंस बराबर बराबर के हों तो डेल्टा की रेजिस्टेंस स्टार से 3 गुना हो जाते हैं। तो ये 5 5 5 के थे, तो ये हो गए 15 15 15 के। अब 2 ब्रांचें पैरेलल में आ गई, पैरेलल में आने के बाद 5 और 15 का पैरेलल निकालना है, तो दोनों को गुणा कर दो, डिवाइड में दोनों का ऐड कर दो, तो 75/20 75/20 75/20। अब देखो ये दोनों तो सीरीज में आ गए, और इनका जो सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते ही जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 ओम, है ना। सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना। और आई कॉस्ट होता है V/R, 50 में 2.5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये मेरा एक वीडियो है जो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस के ऊपर है ना, या हिस्टैरिसीस लूप वाला है, उसको आप देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में पूछा कि रिटेंटिविटी सबसे कम किस कर्व में होगी। रिटेंटिविटी जो मैंने बताया था, अवशिष्ट फ्लक्स घनत्व, वही रिटेंटिविटी है। तो अवशिष्ट फ्लक्स घनत्व बी एक्सिस, ये बी एच कर्व है, तो ये एक्सिस बी एक्सिस है और ये एक्सिस एच है। इसको देखो, ये बी वाली एक्सिस है और ये वाली एच है। एच का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, है ना। तो बी एक्सिस पर जहाँ कर्व काटता है वहाँ, और ये अपना ओरिजिन है, तो ओरिजिन से और वहाँ तक ये जो वैल्यू है ये कहलाती है अवशिष्ट फ्लक्स घनत्व या रिटेंटिविटी। तो ये चीज़ अपने को देखनी है। तो ए कर्व देखो, इसने बी एक्सिस को यहाँ काटा है, तो ये वैल्यू इतनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। बी कर्व देखो, इसने इसको यहाँ काटा है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। सी कर्व देखो, इसने इसको यहाँ काटा है, तो ये वैल्यू थोड़ी और कम हो गई। और डी देखो, डी ने इसको यहाँ काटा है, तो ये वैल्यू सिर्फ कितनी आई, ये आई। ये कहलाता है अवशिष्ट फ्लक्स घनत्व कह दें, या इसको रिटेंटिविटी कह दें, सेम ही है। तो सबसे कम किस में होगी, डी वाले कर्व में। अपने को सिर्फ ये देखना है कि बी एक्सिस को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वाली एक्सिस को
कौन सा कर्व सबसे पास से काट रहा है ओरिजिन के पास से, तो डी ने सबसे पास में काटा, सी ने यहाँ काटा, डी ने यहाँ, ए ने। सबसे दूर किसने काटा? ए ने। तो सबसे ज़्यादा किस में है? ए में। और सबसे कम किस में है? डी के अंदर। तो आंसर हो जाएगा डी। और इसकी पूरी डिटेल के लिए आप मेरा वो लेक्चर ज़रूर सुन लें जो हिस्टेरेसिस लूप के ऊपर मैंने तैयार किया था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है आई स्क्वायर आर लॉस और ओहमिक लॉस आर ऑल्सो नोन एज। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मर लॉसेज करके बनाया है, उसके अंदर ये मैंने पूरी डिटेल से बताया है। तो आई स्क्वायर आर लॉस कहलाते हैं कॉपर लॉस। तो आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। कंडक्टेंस का विमिश उत्तर है, लास्ट जो मैंने पेपर सोल्व करवाया था, लास्ट से लास्ट, उसके अंदर रेजिस्टेंस की विमा मैंने बताई थी, आर की भी बताई थी और रजिस्टिविटी की बताई थी। तो आर की विमा निकल के आई थी अपनी M1 L2 T-3 A-2, और रजिस्टिविटी की क्या निकल के आई थी? M1, बस इसके अंदर एक L और ऐड हो जाता है, तो L3 T-3 A-2। मैंने कहा था दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इनका इंपॉर्टेंस अब पता चलेगी। अब इन्होंने पूछ ली कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस को अपन जी से लिखते हैं और जी इक्वल होता है 1/r, ठीक है। तो आर की यदि अपने को याद है तो अपन इसकी बता देंगे। आर की विमाएँ लिख दो M1 L2 T-3 A-2। अब इनको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगी तो इनकी जो घात है वो चेंज हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो m+1 है, m की पावर +1, तो ऊपर जाके हो जाएगी -1। l की +2 है तो ऊपर जाके हो जाएगी -2। t की -3 है तो ऊपर जाके हो जाएगी +3। a की -2 है तो ऊपर जाके हो जाएगी a की +2। ध्यान रहे इन्होंने पूछा कंडक्टेंस, चालकत्व, जो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रम के बराबर होता है। यदि पूछता कंडक्टिविटी तो वो 1/ρ होती, वो 1/ρ होती कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं चालकता, ठीक है। तो इन्होंने चालकता पूछा है, कंडक्टेंस तो 1/r किया है, तो ये वाली विमा अपन ने 1 के अपॉन में रख के आंसर निकाला, m⁻1 l की पावर -2 T3 A2। तो आंसर थर्ड इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल। एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस का जो मेरा वीडियो है, यदि आपने देखा होगा तो आप देखते ही टिक कर देंगे। तो इसमें आएगा नीटा इंटू BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V, या नीटा क्या है? स्टैनमेट्स जो है कांस्टेंट है, BM की पावर ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है जिसकी घात 1.6 ली, F फ्रिक्वेंसी है, और V क्या है? कोर की वॉल्यूम बोले तो आयतन। तो हिस्टेरेसिस लॉस इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो देख लेना आप, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस के ऊपर जो तैयार किया है। तो आंसर 3 आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।